क्लाइमेट चेंज तो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट सॉल्व दिस बाय 1 और 2 ईयर्स ऑफ यात्रा, इसलिए वो 11 साल की यात्रा प्लान हुई। सोलर एनर्जी को यूज़ करने का पहला नियम है कि सोलर एनर्जी को यूज़ मत करो। शुद्ध पानी, हवा, मिट्टी वही नहीं बचा। हाउ कैन यू इवन डू दैट? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्लाइमेट क्लॉक बताती है कि आज की तारीख में वी हैव ओनली 6 ईयर्स एंड 90 डेज लेफ्ट। आई मीन, मुझे समझ में नहीं आता कि ये इंसान इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। और मैं जितने भी लेक्चर देता हूँ सब दूर बोलता हूँ कि आज का आधुनिक इंसान दुनिया का अभी तक का सबसे मूर्ख प्राणी है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दी क्लैम्पनॉर शो एंड थैंक यू हमारे साथ रहने के लिए, थैंक यू हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। सो आज के एपिसोड पे हमारे साथ है प्रोफेसर एंड डॉक्टर चेतन सोलंकी, सोलर गांधी। इन्होंने एनर्जी स्वराज मूवमेंट भी स्टार्ट करी है, तो और रिसेंटली इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम, ये सोलर गांधी कैसे बने। वेलकम डॉक्टर सोलंकी ऑन दी क्लैम्पनॉर शो, और थैंक यू यहाँ तक आने के लिए और अपनी जर्नी क्लाइम अप और पे शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। तो सर, सबसे पहले ये बताओ कि आप सोलर गांधी कैसे बने? इंडिया के सोलर गांधी। आई थिंक जो मैं जर्नी पर निकला हूँ 11 साल के लिए, और उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ये जब मैं क्लाइमेट चेंज इतनी बड़ी गंभीर समस्या है, और मैं 2019 में वर्ल्ड टूर पर गया था। जब वापस इंडिया आया तो ये फील किया कि जो दुनिया में हो रहा है इस समय, जो सॉल्यूशंस हो रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस कर रहे हैं या जो बाकी गवर्नमेंट्स कर रहे हैं, या कॉप मीटिंग्स पे होता है, सॉल्यूशन आ नहीं रहा है। बिकॉज़ ये तो अनुभव किया कि क्लाइमेट इज़ चेंजिंग फॉरएवर। तो एक प्रश्न आया मन में कि आज गांधी जी होते तो क्या करते? व्हाट ही वुड हैव डन? एंड तुरंत ये सॉल्यूशन निकला, आइडिया आया कि वो कुछ आंदोलन, कुछ पदयात्रा करते, जैसे दांडी मार्च किया था, कुछ फास्टिंग करते। तो उस पे से विचार आया कि क्यों ना एक यात्रा करना चाहिए, जैसे गांधी जी ने की थी। और ये क्लाइमेट चेंज तो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट सॉल्व दिस बाय 1 और 2 ईयर्स ऑफ यात्रा, इसलिए वो 11 साल की यात्रा प्लान हुई। 11 साल की यात्रा में भी फिर ये ऐसा लगा कि यू कांट डू इट इन पार्ट एंड पार्सल। सैटरडे संडे घर चले गए, होली दिवाली घर चले गए, तो फिर ये भी संकल्प लिया कि 11 साल बिना घर जाए मैं यात्रा करूँगा। और जब घर नहीं जाना है, 11 साल तक बाहर रहना है, तो कहाँ खाएँगे, कहाँ सोएँगे, वो एक हमेशा वरी होती है। तो एक फिर बस की कल्पना हुई। तो एक तो वो कारण है, और दूसरा ये जो फ़िलॉसफ़ी है एनर्जी स्वराज की, जो गांधी जी का ग्राम स्वराज का फ़िलॉसफ़ी था, मुझे लगता है कि हमने उसको कभी समझा नहीं ठीक से, या वर्ल्ड ने नहीं समझा। एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट जो हम करते हैं, वो एक तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी है। ऐसा कैसा हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, इकोनॉमी को डेवलप किया कि जो बेस है जीवन का, शुद्ध पानी, हवा, मिट्टी वही नहीं बचा। हाउ कैन यू इवन डू दैट? दैट यू कांट गारंटी दैट यू आर ब्रीथिंग क्लीन एयर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? गांधी जी वाज़ वेरी क्लियर, ग्राम स्वराज होना चाहिए। तो जब हम लोकल लेवल पे सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, सेल्फ रिलायंट होते हैं, दैट्स अ वेरी, वेरी पावरफुल आइडिया। और ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये इसका कोर इश्यू ही एनर्जी है, कार्बन बेस्ड एनर्जी, कोल है, ऑयल एंड गैस है। और इसका सॉल्यूशन है सोलर एनर्जी। परंतु सोलर एनर्जी को जिस तरह से करना है, वो ठीक वैसे ही करना चाहिए जो गांधी जी की फिलॉसफी थी, स्वराज की फिलॉसफी। क्या हम एनर्जी में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और क्या हम एनर्जी में लोकली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? गांधी जी ये भी बोलते थे ना, मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाय मास। ये बहुत फंडामेंटल है, और ये बहुत बड़ी चीज है। मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ, गांधी जी ने 100 साल पहले कहा था कि दुनिया में सबकी जरूरत के लिए, किसी के लालच के लिए नहीं। मतलब उस समय तो ना क्लाइमेट चेंज था, नदियां खराब थी, ना हवा खराब थी। तो फिर क्या गांधी जी का दिमाग खराब हो गया था कि सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, लालच के लिए नहीं? उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वही एक शाश्वत सत्य है, फंडामेंटल ट्रूथ है, जो हमें पालन करना चाहिए। और यही हमें एनर्जी में अप्लाई करना चाहिए, और एनर्जी में लोकल लेवल पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो हम सोलर एनर्जी से कर सकते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी दुनिया में सभी दूर उपलब्ध है, और वही एनर्जी स्वराज की कल्पना भी है। और मैं हमेशा से, मुझे बहुत इम्प्रेस करते आए गांधी जी। मेरी जो 2019 का वर्ल्ड टूर था, उसको भी मैंने गांधी ग्लोबल सोलर यात्रा दिया था। तो हो सकता है इन्हीं कारणों से, इन्हीं कामों से लोग सोलर मैन बोलते हैं, कुछ लोग सोलर गांधी बोलते हैं। और सर, जैसे आपने बोला कि आपने एक बस के बारे में सोचा, तो क्या है वो बस? जैसे मैंने कहा ना, 11 साल की यात्रा करना, मैंने 2020 में यात्रा चालू ही, और 2030 दिसंबर तक चलेगी। तो अगली बार जब मैं घर जाऊँगा तो 2031 हो जाएगा। तो इस दौरान तबीयत का भी ध्यान रखना है, काम भी करना है। तो एक ऐसी बस बनाई जिसमें ये सारे काम हो सकते हैं। मैं रोज़ एक जगह सो सकता हूँ। मैं तो बस में सोने की जगह है, बस में किचन है,
खाना बना सकते हैं, बस में वॉशरूम है, बस में लाइब्रेरी है, ऑफ़िस है, मीटिंग के लिए जगह हो जाती है, अम, छोटा-सा मंदिर है, गार्डन भी है। बहुत सारे लोग गिफ्ट करते रहते हैं, हमने इकट्ठा करके एक छोटा गार्डन बनाया है और एक ट्रेनिंग रूम भी है कि सोलर की भी ट्रेनिंग देते हैं और छत पे सोलर पैनल लगे हैं और वो सोलर पैनल से सारी पावर जनरेट हो जाती है। हमारा किचन सोलर पे चलता है, लाइट, फैन ये सब चलते हैं। जस्ट डेमोंस्ट्रेशन के लिए एक एसी भी लगा के रखा है सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि सोलर से सिर्फ लाइट पंखा नहीं चलता है, यू कैन रन योर इंडक्शन, यू कैन रन योर एसी ऑल्सो। तो ये मेरी बस है। उसका नाम भी हमने एनर्जी स्वराज यात्रा बस रखा है और बस यही से जब अभी आज की तारीख में करीब 873 डेज़ हो गए मेरी यात्रा को। तो मैं पिछले 873 डेज़ से लगातार बस में रह के यात्रा कर रहा हूँ। और आपने जो रिसेंटली अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसके बारे में बताओ? क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है। इनफैक्ट ये कहना ज़्यादा उचित है कि चेंज हो चुका है, हो नहीं रहा है। एंड पिछले 15 दिन का आप हिस्ट्री मतलब दिल्ली में ही देखो क्या-क्या नहीं हुआ। इतना एक गर्म था, अभी बारिश था और मैं चूँकि बस में सोता हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि किस दिन गर्म है। कल जैसे रात को ठंडा हो गया था काफ़ी। तो इट इज़ ऑल हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़ एंड मोस्ट पीपल, मोस्ट मतलब 99.9% पीपल आर स्टिल स्लीपिंग। उनको होश ही नहीं है। तो जब मैंने पहली बार क्लाइमेट क्लॉक के बारे में पढ़ा था तो आई वाज़ रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे दैट इट शोज़ द टाइम इज़ टिकिंग। और मैं हमेशा मुझे लगता है कि हमारे दीवाल पे एक घड़ी लगा दिया है जो बताए कि हमारा जीवन कब खत्म होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल जीवन की क्लॉक चले तो हम क्या करेंगे? सतर्क हो जाएँगे, कुछ सोचेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे। वैसे यदि हमारा आँखों के सामने क्लाइमेट की घड़ी हो तो हम कुछ करेंगे, सोचेंगे। जैसे मैंने एक सोलर लैंप प्रोजेक्ट किया था उसको इतना सिंपल बना दिया कि हर कोई बना सकता है। वैसे हमने क्लाइमेट क्लॉक का डिज़ाइन किया है विथ एक्जिस्टिंग कंपोनेंट्स जो बहुत ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हैं एंड विथ दैट क्लाइमेट क्लॉक वी हैव नाउ क्रिएटेड अ ट्रेनिंग कि हर कोई अपना क्लाइमेट क्लॉक बना सकता है। और चूँकि ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत कम समय बचा है, अब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्लाइमेट क्लॉक बताती है कि आज की तारीख में वी हैव ओनली 6 ईयर्स एंड 90 डेज़ लेफ्ट। तो जो भी काम करना है वो फ़ील गुड फैक्टर नहीं हो सकता। तो 6 इयर्स कैसे आप आईपीएल हमें पता है कि आईपीसीसी का 1.5 डिग्रीज़ का है। आप एक्सप्लेन करो कि क्यों हमारे पास अभी 6 इयर्स ही बचे हैं? वेल आई मीन गुड क्वेश्चन। ये बहुत ही साइंटिफिक नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीसीसी पे ये रिपोर्ट्स के हिसाब से भी जो क्यूमुलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड है जितना एमिशन होता है वो एक्यूमुलेट हो रहा है ऊपर। तो जो क्यूमुलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग से लीनियर कोरिलेशनशिप होता है। तो मोर क्यूमुलेशन ऑफ CO2 मोर ग्लोबल वार्मिंग एंड दिस हैज बीन द ट्रेंड फॉर लास्ट 70-100 ईयर्स। तो उस ट्रेंड को यू कैन एक्सट्रापोलेट नाउ कि आज की तारीख में 2023 में इतना CO2 इतना ग्लोबल वार्मिंग है। तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो यू विल फिगर आउट कि आज के 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा। सो उस एक्स्ट्रापोलेशन से वी नो कि इतना और CO2 हम थ्रो कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कार्बन बजट। तो वो जो एक्स्ट्रापोलेशन से हमने निकाला कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में करीब 280 बिलियन टन का कार्बन बजट बचा है। नाउ दैट इज़ अ टोटल बजट। नाउ वी कैन यूज़ दिस बजट इन 280 ईयर्स। एंड दैट्स द ग्लोबल बजट। That's a global budget. ग्लोबल Or we बजट। can use it in 100 years, हाँ। or we can use it in 5 years. So now the rate of emission, when I did this calculation, I mean, it was shocked. You know, the per second carbon emission that we all humans are throwing in the atmosphere, you know how much? If you can guess by any chance, 14 lakh kilogram, 14 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा में छोड़ते हैं सब मनुष्य मिलके कितनी देर में? इतनी देर, 1 सेकंड। 14 लाख किलोग्राम मतलब कितना बड़ा क्राइम होता है, हर सेकंड होता है। तो जब मैं एक सेंटेंस बोलना चालू करता हूँ और खत्म करता हूँ तो 100 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चला गया। दैट इज़ द रेट एट व्हिच यू आर एमिटिंग व्हिच मीन्स एक साल में 43 बिलियन टन। सो 280 बिलियन टन का बजट है, 43 बिलियन से डिवाइड कर दो आपको नंबर पता चल जाएगा। तो इट कम्स अप्रॉक्सिमेटली 6 इयर्स, 6 एंड ऑड इयर्स। सो एग्ज़ैक्ट प्रिसाइज़ कैलकुलेशन करेंगे तो 6 इयर्स एंड 90 डेज़ उस तरह से आते हैं। तो ये जो हमारी घड़ी है, क्लाइमेट क्लॉक है, वो काउंटडाउन बताती है। और जो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसमें करीब 559 ऑर्गेनाइजेशंस ने भाग लिया। तो ऑल ओवर इंडिया में भाग लिया बल्कि इंडिया के बाहर भी था। न्यूयॉर्क में जो सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक है वहाँ भी हमारे इवेंट के बारे में डिस्प्ले था। ब्राज़ील में भी इसके बारे में डिस्प्ले था। तो इंडिया में दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट हो और ऑल ओवर इंडिया में भी इवेंट हो। तो कई सारे स्कूल्स ने भाग लिया, नीति आयोग के ऑर्गेनाइजेशंस ने भाग लिया, CSIR ऑर्गेनाइजेशन ने भाग लिया, AICTE एफिलिएटेड कॉलेजेस ने भाग लिया, कंपनीज ने भाग लिया, एनजीओज ने भाग लिया। तो इट वाज रियली अमेजिंग एंड गुड दैट सो मेनी पीपल और जिस जिसने भी भाग लिया रियली फेल्ट कि ओ माय गॉड कुछ करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ द क्लाइमेट क्लब।
और सर जैसे कि मतलब आपका जो बैकग्राउंड है, आप साइंटिस्ट हैं और आपने बहुत लंबा टाइम तक सोलर एनर्जी में काम करा है। द अनफॉर्च्यूनेट पार्ट इज़ आई कीप आस्किंग पीपल कि आप में से कितने लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं? एंड वेरी फ्यू पीपल रेज़ देयर हैंड तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं लोगों से पूछता हूँ, अच्छा, आप में से कितने लोग खाना खाते हैं? फिर सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं। तो क्या खाना खाना सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं है? क्या श्वास लेना सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं है? क्या पानी पीना सोलर एनर्जी की यूज़ नहीं? सोलर एनर्जी तो हमारे अस्तित्व का केंद्र है, सेंटर ऑफ आवर एक्जिस्टेंस। बट वी द मॉडर्न स्टूपिड पीपल, फॉर अस यूजिंग सोलर पैनल इज ओनली यूज ऑफ सोलर एनर्जी. You know, that is where we are going wrong. No, we exist on this planet. Every living being exists on this planet because we use solar energy. तो सोलर एनर्जी तो ये अनंत से है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पिछले 100 सालों में, सवा 100 सालों में साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ ये स्पेशल कॉम्बिनेशन करते हैं जब केमिकल्स का, और जब सोलर एनर्जी फॉल होती है तो 2 टर्मिनल में अलग-अलग चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। फिर 1950s में अराउंड पहली बार एक सोलर सेल बना जो लेस देन 1% था। फिर लोगों ने उसको और बेटर करना चालू किया। जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, और अबाउट 1960-65 में पहली बार कमर्शियली उसको सैटेलाइट में यूज़ किया। तो फॉर लॉन्ग टाइम इट वाज़ नॉट मेंट फॉर द टेरेस्ट्रियल एप्लीकेशन। हमेशा लोग सोचते थे कि स्पेस में कैसे पावर जनरेशन करेंगे। पर 1973 में एक ऑयल शॉक आया, ऑयल का झटका है कि अचानक क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। वो फूड का शॉर्टेज होने लगा, मिडिल ईस्ट ने अपने क्रूड ऑयल के भाव बढ़ा दिए। एंड देन फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड गॉट शॉक्ड, माय गॉड, यदि मिडिल ईस्ट ने कुछ और कर दिया तो हमारा क्या होगा? तो पहली बार लोगों को लगा कि नहीं, ये हमें एनर्जी खुद से जनरेट करना चाहिए। और 1970s में फिर सोलर का उपयोग होने लगा। उस समय 1 वाट का जो पैनल होता था उसका प्राइस $100 होता था। 7,000 ₹8,000, आज की तारीख में ₹8,000 1 वाट का। एंड देन ऑफ कोर्स मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मैंने खुद माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में एमटेक किया है, बट देन मैंने पीएचडी सोलर एनर्जी में किया है, यूरोप से रिसर्च किया। एंड देन 2004 में मैं इंडिया आया। जब मैं इंडिया आया तब भी सोलर के जो प्राइसेस होते थे वो करीब 270-280 रुपए 1 वाट के। आज कितने प्राइस है? ₹25, ₹22, ₹28। आई मीन इनफैक्ट अभी तो भाव बढ़ गए, पर आज के 2 साल पहले ₹18, 19-20 पे आ गया था। सच अ ट्रिमेंडस इंक्रीमेंट इन द टेक्नोलॉजी, सच अ ट्रिमेंडस डिक्रीज इन द प्राइसेस, एंड लोग बोलते हैं महँगा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, पीपल हैव नो आइडिया what does it mean. I know because I have done research in solar. This is amazingly cheap. Amazingly, मतलब मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था when I was doing PhD that solar modules actually can become so cheap. तो सर जैसे जब हम चीप की बात करते हैं, लाइक जो मुझे बहुत सुनने को मिलता है लोगों से कि मतलब हम चीप किसके रिलेटिव में कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज लाइक जनरली लोग कहते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी घर में आ रहा है वो हमारा सही है, क्योंकि सोलर का उनको लगता है कि इनिशियल लगाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, फिर सोलर मेंटेनेंस का खर्चा भी है। तो लाइक मतलब कैसे आप एक नॉर्मल इंडियन कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे अपने घर वालों को कन्विंस करना है सोलर एनर्जी या सोलर पैनल्स लगाने के लिए, तो थोड़ा-सा मुझे आप ब्रेकडाउन दो। Well, I mean the humans are of double standard, really double standard. And I'm going to give some example तो आपको खुद लगेगा। फॉर एग्जाम्पल महंगा है, मैं लोगों से पूछता हूँ अपने लेक्चर में, ये बताओ गोल्ड का क्या भाव है? क्या भाव है? 50, 55, 60,000 रुपए 10 ग्राम्स, प्लस 10 ग्राम यू आर पेइंग 50-60,000 रुपीज। अच्छा, तो महंगा है कि सस्ता? लोग बोलते हैं हाँ, महंगा है। तो फिर लोगों से पूछता, अच्छा आप गोल्ड खरीदते हो क्या? हाँ, खरीदते हैं। कार 5 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। अरे! मोटरसाइकिल की तुलना में 5 गुना महँगी है, 7 गुना महँगी। क्या आप कार खरीदते हो? हाँ, खरीदते हैं। सो व्हाट आर यू कंपेयरिंग विथ? आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, हम जीवन में जो सामान खरीदते हैं महँगे सस्ते से नहीं, हमारे जीवन की प्राथमिकताओं से खरीदते हैं। बिकॉज़ इट इज़ प्रायोरिटी टू मी दैट आई वांट टू बाय कार, इसलिए मैं कार खरीदता हूँ। इसलिए नहीं कि महँगी है, सस्ती है। तो सोलर एनर्जी जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति है, उसमें आप महँगे सस्ते से ये डिसीज़न नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। इसको इसलिए करना चाहिए क्योंकि वी आर ऑल, हम पे करने वाले प्राइस बुरी तरीके से, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है। दूसरा मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लगता है, एक कार के कितने कलपुर्जे होते हैं बताएँ? हाउ मेनी नट बोल्ट्स? 500,000, 5 लाख उसमें नट बोल्ट ये पार्ट्स होते हैं।
हर दिन आदमी साफ करता होगा, हर 2 दिन साफ करता होगा, इज़न्ट इट? घर को साफ नहीं करते क्या? फ्रिज को साफ नहीं करते क्या? व्हाई क्लीनिंग सोलर पैनल इज़ सो डिफिकल्ट? व्हाई इट इज़ डिफरेंट? भई आपको बिजली दे रहा है जिससे आपका जीवन चल रहा है, अंधेरा रहेगा, व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट? तो मुझे लगता है कि ये और जिससे हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कोल इलेक्ट्रिसिटी, भारत सरकार ने कोल इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 150 सालों से खर्चा किया है। रेलवे लाइन्स, शिप्स, ट्रांसमिशन लाइन्स, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, पावर प्लांट्स, वाटर एमिशन, ये सब का खर्चा किसने किया? एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ व्हिच तुमको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो इतनी सस्ती होती है। उसमें भी जो कार्बन है उत्सर्जन होता है, उसको यदि मैं क्लीन करने का भी हिसाब लगा लूँ, तो बहुत महँगी हो जाएगी। उसमें जो कोयले को एक 100 करोड़ सालों में पैदा हुआ उसका हिसाब लगा लूँ, इट्स नॉट आवर प्रॉपर्टी ना। कोयला तो हमने पैदा नहीं किया, ना हमारे चाचा-दादा ने पैदा किया। वो तो करोड़ों साल लगे धरती पे प्रक्रिया चलने में, तब जाके कोयला उसकी क्या कीमत दोगे बताओ? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है सस्ते-महँगे की, ये मतलब बहुत ही खराब है और बहुत ही दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड बताता है। दैट इज़ व्हाई वी एक्चुअली नॉट एबल टू गेट इट। नो, पीपल शुड अंडरस्टैंड कि ये जो कोल की इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के कारण लगभग 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, लगभग। भारत देश में 74% बिजली कोयले से आती है और 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जब कंज़्यूम करते हैं, 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा में जाता है, तो ऑन एन एवरेज 300 साल रहता है, 300 इयर्स। So one unit of consumption is a damage for 300 years. इससे बड़ा क्राइम हो सकता है क्या कोई? कि आज तुम और हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, हमारा फ्रिज चला लेंगे, खाना बना लेंगे, पेट्रोल बना लग पर इसका जो असर होगा 300 साल तक कौन भुगतेगा? तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे, तुम्हारे खुद के बच्चे भुगतेंगे, पड़ोसी के नहीं, मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और उनके नाती और उनके पोती। इज़ दैट अ गुड थिंग टू डू? इफ इट इज़ गुड थिंग टू कंटिन्यू टू डू दिस। सो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। कि हम जो कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गलत है। हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे प्रोफ़ेसर्स, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे प्रोफ़ेशनल्स समझा नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बिकॉज़ वी आर ऑल इन अ ब्लाइंड रेस कि बस ग्रोथ हो जाए। भले ही वो गंगा खराब हो जाए, बस ग्रोथ हो जाए। भले ही वो हवा ऐसी हो जाए कि मैं खुद ही श्वास ना ले सकूँ और मुझे त पर ग्रोथ हो जाए। भले ही जो खाना तुम खा रहे हो उसमें केमिकल्स कितने भी आ जाए, डज़न्ट मैटर, पर ग्रोथ हो जाए। आई मीन मुझे समझ में नहीं आता कि ये इंसान इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? और मैं जितने भी लेक्चर देता हूँ, सब दूर बोलता हूँ कि आज का आधुनिक मनुष्य इंसान दुनिया का अभी तक का सबसे मूर्ख प्राणी है। और आश्चर्य की बात है, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लेता। बट बिकॉज़ यही लगता है, यही रियलिटी है। हाउ कैन यू पॉल्यूट द सेम एयर दैट यू आर ब्रीथिंग? कैसे क्या कर लोगे इस ग्रोथ का? जब तुम्हारा खुद का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये जो सस्ती-महँगी का सवाल बचा ही नहीं है। सवाल तो ये है कि आप अपने बच्चों के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद के जा रहे हो। उनको कितनी तकलीफ़ देना चाहते हो। और मैं हर पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ मत करो, अपने तुम्हारे बच्चे तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। तुमसे अच्छा काम करेंगे, तुमसे अच्छा जीवन जिएँगे, है ना? उनको सिर्फ़ जीने लायक छोड़ दो बेचारों को, है ना? ताकि वो जब खाना खाए तो वो केमिकल नहीं, इतना तो गारंटी कर दो। या जो श्वास ले वो केमिकल फ्री हो या पॉल्यूशन नहीं, इतना तो कर दो। बच्चों पे इतनी दया कर सकते हो ना? तो ये महँगे-सस्ते का सवाल ही नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि हर वो व्यक्ति सोलर को महँगे-सस्ते से प्रमोट करता है। एंड दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। वी शुड नॉट। वी शुड डू इट बिकॉज़ ये हमारे अस्तित्व का केंद्र है और पिछले 70-80 सालों में, 100 सालों में हम लोग रास्ता भटक गए एक तरह से। कहते हैं ना कि जहाज का पंछी रास्ता भटक भी जाए तो वापस तो जहाज पे आना है। तो आधुनिक मनुष्य रास्ता भटक गया है। अनफॉर्च्यूनेटली 85% एनर्जी जो वर्ल्ड में यूज़ होती है वो कोल, ऑयल एंड गैस से आती है। हमको वो छोड़ के हमारा जो ओरिजिनल सोर्स है एनर्जी का, सन, उस पे आना पड़ेगा, यदि हमें धरती पर मनुष्य का जीवन बचा के रखना है। सर जैसे आपने बोला कि लोकलाइज्ड एनर्जी मतलब जनरेशन के बारे में आपने स्टार्टिंग में बात की थी। थोड़ा-सा उस मॉडल के बारे में बताओ बिकॉज़ जैसे मैंने पढ़ा था गुजरात में गाँव है जो पूरा सोलर पे चलता है एंड इनफैक्ट वहाँ पर ऐसा भी हुआ कि उन्होंने क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट करी वो उन्होंने ग्रिड में डाल दी। और वो ग्रिड में डालने के बाद वो फाइनेंशियली भी एम्पावर हुए। उनको वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिली। सो लाइक इन सम वे इट्स आल्सो सोलर एक जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी ओपन कर रहा है, लोगों को बेटर लाइफ़ की तरफ भी प्रमोट कर रहा है।
तो आपके केस में मुझे थोड़ा-सा ये बताओ कि वो लोकलाइज़ सॉल्यूशंस क्या हैं और क्या आपने इस पूरी मूवमेंट में ऐसे छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा इसको इलॉबरेट करूँगा कि ये जो तरीका है वो भी ठीक नहीं है। इवन दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। जो आपने वो एक्सपोर्ट कर दिया और पैसे कमा लिए, वो भी ठीक नहीं है। उसका कारण बताता हूँ। मैं एक बार मेरी यात्रा गुजरात गई और वहाँ पे नेट मीटरिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, तो मैंने एक लेक्चर लिया। लेक्चर के बाद एक सज्जन आए मेरे पास और बोले कि प्रोफेसर सोलंकी थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी आँखें खोल दी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर सिस्टर का फ़ोन आया था और बता रही थी कि भैया मैंने 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम घर पे लगा लिया है। पहले एक कमरे में एसी था, अभी तीनों कमरों में एसी कर लिया है, फिर भी बिजली बचती, बताओ क्या करूँ? नो, दैट इज़ नॉट द वे सोलर शुड बी यूटिलाइज्ड। ये वही बोल रहा हूँ कि हमारी तो ये समझ ही गड़बड़ है। इसलिए फिर गांधी जी पे आता हूँ कि गांधी जी के सिद्धांतों को मैंने 2 नियम में बाँधा है। पहला नियम है इन एन इकोसिस्टम ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज देयर हैज़ टू बी फाइनाइट कंजम्पशन। जब हमारे संसाधन सीमित हो, तो हमारी ज़रूरतें सीमित होना चाहिए। सिंपल बात है। जब सैलरी सीमित हो, तो खर्चा सीमित होना चाहिए। जब धरती खुद ही सीमित है, धरती का साइज़ सीमित है, हवा सीमित है, पानी सीमित है, मिनरल सब कुछ सीमित है, तो ये कंटीन्यूअस प्रोडक्शन ग्रोथ और कंटीन्यूअस कंजम्पशन ग्रोथ और कंटीन्यूअस जीडीपी ग्रोथ कैसे पॉसिबल? नहीं हो सकता ना। तो पहला नियम तो है सोलर एनर्जी को यूज़ करने का, लिमिट योर कंजम्पशन। अपनी ज़रूरतों को कम करो, फिक्स करो। ये अब नहीं कर रहे तो आप कितना भी सोलर यूज़ कर लो, क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा, परेशानी हो गई, डिग्रेडेशन होगा। तो लिमिट योर कंजम्पशन। दूसरा है इन एन इकोसिस्टम ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज देयर हैज़ टू बी डिस्ट्रिब्यूटेड प्रोडक्शन। अगेन गांधीयन फिलॉसफी, नॉट द मास प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बाय मासेस। जब भी हम सेंट्रलाइज़ प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा अनइक्वल होता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, तो उसके कारण असमानता फैलती, इनिक्विटी आती और दुनिया में यही तो हो रहा है। पिछले 30, 40, 50 साल से यू लुक एट एनी इकोनॉमिक रिपोर्ट, व्हाट डज़ इट शो? दैट एवरी ईयर इनिक्विटी इज़ इंक्रीजिंग। इनिक्विटी बढ़ने से असमानता बढ़ने से अशांति बढ़ती, वायलेंस बढ़ता है। एंड लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग। 30, 40 years science is growing, technology is growing, economy is growing. Is the brotherhood also growing? No. Is the love between people growing? No. Is the violence growing? Yes. Because we are following the wrong model. So distributed production is very important. So limiting consumption and localizing production, ये फॉर्मूला है। जब ये फॉर्मूला को अपनाएंगे तब सोलर को यूज करना चाहिए। एंड मैंने एक 3 स्टेप अप्रोच बताई लोगों को कि कैसे करें। सोलर पे जाना है, पूरा जाना है 100%, वही एनर्जी स्वराज है। परंतु कैसे जाना है, ये 2 नियम का पालन करके। आई कॉल दिस लॉज एज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सोलंकीज़ फंडामेंटल लॉज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब ये नियम का पालन नहीं किया तो इसकी पूरी गारंटी है कि मनुष्य जीवन धरती पर नहीं बचेगा। पूरी गारंटी 100%। 80 साल बाद, 100 साल बाद, सवा 100 साल बाद, 150 साल बाद अब नहीं रहेंगे। सो लिमिट एंड लोकलाइज़। तो सोलर पे कैसे जाएँ, तो उसके लिए मैंने बहुत सरल अप्रोच बनाई है लोगों के लिए, व्हाट इज़ कॉल्ड एएमजी अप्रोच। एएमजी, ए मीन्स अवॉइड द यूज़ ऑफ एनर्जी एज़ मच एज़ पॉसिबल इवन इफ इट इज़ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को यूज़ करने का पहला नियम है कि सोलर एनर्जी को यूज़ मत करो। एंड वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड दिस। यू नो व्हाई मैं बोलता हूँ सोलर एनर्जी का उपयोग भी मत करो? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। इम्पॉसिबल। आप जब ब्रश करते हैं उसका बहुत साइड इफेक्ट होता है। टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर करना, ब्रश मैन्युफैक्चर करना, फिर उसको पैकेज करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसको दुकान पे रखना, फिर उसको घर लेके आना, फिर पानी के इंतज़ाम करना, उसके लिए पाइप लगता है, उसके लिए मोटर लगती है, मोटर के लिए कॉपर वायर लगता है, फिर मैग्नेट लगता है, फिर ओवरहेड टैंक लगता है, उसके लिए सीमेंट और कंक्रीट लगता है, फिर वॉश बेसिन लगता है, फिर मिरर लगता है, फिर बल्ब लगता है, बल्ब चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है। इतना सारा तामझाम करते हैं तब जाके ब्रश होता है। तो सोलर पैनल कैसे बनता है? ऐसे तो नहीं बन जाता। उसके लिए सिलिकॉन माइन करना पड़ता है। फिर सिलिकॉन को प्यूरीफाई करना पड़ता है, सिलिकॉन क्रिस्टल बनाना पड़ता है, सिलिकॉन क्रिस्टल से सिलिकॉन वेफर बनता है, सिलिकॉन वेफर से सोलर सेल बनता है, सोलर सेल से मॉड्यूल बनाना पड़ता है, मॉड्यूल बनाने के लिए ग्लास चाहिए, ग्लास के साथ में एल्यूमीनियम की फ्रेम चाहिए, पीछे पॉलीमर चाहिए, टेडलार फ्रेम चाहिए, खड़ा करने के लिए आयरन चाहिए, कॉपर के केबल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, बैटरी चाहिए, फिर सबको रिसाइकिल करना है। ये सबका इम्पैक्ट होगा ना एनवायरनमेंट पे। ज़ीरो नहीं होगा, कम ज़रूर हो सकता है, कोयले की तुलना पे ज़ीरो नहीं होगा। इसलिए सबसे बढ़िया काम क्या है? सोलर एनर्जी का उपयोग भी मत करो, अवॉइड। बिकॉज़ प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। सोलर एनर्जी का उपयोग करना क्योर है, किसी भी एनर्जी का उपयोग करना नहीं करना प्रिवेंशन।
तो अपना दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, बिकम स्मार्ट, लर्न हाउ नॉट टू यूज एनर्जी। दैट इज वेयर द स्मार्टनेस लाइज इन, हमारे पुराने जमाने में आज के 50 साल पहले कैसे बिल्डिंग डिजाइन करते थे कि गर्मी में भी ठंडा रहता है, वहां बुद्धि लगाओ ना। सो अवॉइड। मेरे घर पे फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, गीजर नहीं है, मैंने अपने कपड़े प्रेस करना बंद कर दिए। इसलिए नहीं कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूँ, आई कुड अफोर्ड एवरीथिंग, बट इसलिए क्योंकि नेचर कैन नॉट अफोर्ड। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, आप 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम अफोर्ड कर सकते हैं, बट क्या 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए? नहीं। क्या हम 3 किलोवाट में काम कर सकते हैं? दैट इज वेयर द इंटेलिजेंस इज। तो अवॉइड करें, कितने अवॉइड करें? 1/3 एनर्जी की जरूरतों को अवॉइड कर दें, उपयोगी ना करें। उसके लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ पैसा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सेंसिटिव बनना है। सोचो देश का 1/3 एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाए, किस लिए? ताकि हम समझदार हो जाए। कितनी बड़ी बात है। आई थिंक ये बेसिक भी है, लाइक मतलब जिसके पास सोलर पैनल्स नहीं है वो भी ये वो चीज़ भी कर करना सकते चाहिए। हैं, बिकॉज आई फील कि करंटली शायद हम उस ट्रांजिशन में हैं कि जहाँ पहले सोलर पैनल्स घरों तक पहुँचना ही अभी एक चैलेंज है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सब्सिडीज आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रही थी कि कहीं पर एक प्रधानमंत्री योजना थी जहाँ पर वो फार्मर्स को इनेबल कर रहे थे ताकि वो जो उनके पंप्स वगैरह होते हैं वो सब सोलर पे चले। बट कहीं ना कहीं वो जो पूरी योजना थी उसने भी थोड़ी सी बैक सीट ले ली बिकॉज फाइनेंसिस की वजह से। एंड मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑलरेडी सर्वाइवल के लिए मतलब लड़ रहे हैं। तो मे बी थ्रू पॉलिसी फ्रेमवर्क, थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, हाउ कैन वी एक्चुअली गेट इट टू द एंड कंज्यूमर कि उसके लिए वो एक सी डिफॉल्ट चॉइस बन सी जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बोल रहा हूँ अवॉइड करो, इसके लिए नो पॉलिसीज रिक्वायर्ड, इसके लिए सिर्फ समझदारी या सेंसिटिविटी से कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, है ना? कोई भी सरकार कभी भी इतना फंड नहीं कर सकते कि हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सके। आई मीन आई कीप गिविंग एग्जांपल, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में फॉर्म हुआ 1981 में, 82 में। कितने साल हो गए? 40 इयर्स। 40 ईयर से क्या कर रहे हैं? सब्सिडी प्रोग्राम, पॉलिसी प्रोग्राम, यही तो चल रहा है ना। तो कितने प्रतिशत लोगों ने सोलर अडॉप्ट कर लिया? हार्डली 1%। तो दैट इज नॉट द वे। उस तरीके से जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज को कभी नहीं बचा पाएंगे, वो तरीका नहीं है। इसलिए मैं इसलिए यात्रा कर रहा हूँ कि ये पॉलिसी से और प्रोजेक्ट से और सब्सिडी से ये नहीं हो सकता। ये तो हर व्यक्ति को अपनाना पड़ेगा। तरीका क्या है? एएमजी। पहला, अवॉइड 1/3 कर दो। अवॉइड नहीं कर सकते तो नेक्स्ट स्टेप है मिनिमाइज कर लो। हाउ, कैसे मिनिमाइज करेंगे एनर्जी की जरूरत को? ऐसे अप्लायंस का यूज करो जो बहुत एफिशिएंट हो, बहुत कम एनर्जी में चलते हैं। एलईडी इज अ ग्रेट एग्जांपल, है ना? कितना सीएफएल की तुलना में आधी से कम एनर्जी में चलता है। और क्या कर सकते हैं? बीएलडीसी फैन आ गए आजकल। फैन जो इंडक्शन मोटर वाले फैन होते हैं वो 60-70 वाट पावर पावर लेते हैं। बीएलडीसी फैन 25 से 30 वाट में चल जाता है। आधी से कम इलेक्ट्रिसिटी, आधी से कम इलेक्ट्रिसिटी कर ली मतलब आधा से कम कार्बन एमिशन कर लिया। इन्वेस्टमेंट की जरूरत कम कर ली। वो कर लो। और क्या करो? रेफ्रिजरेटर 5 स्टार रेटेड यूज करो और छोटा रेफ्रिजरेटर यूज करो। व्हाट इज द क्रिटिकल नीड्स फॉर रेफ्रिजरेटिंग? सम मिल्क, सम वेजिटेबल्स, सम फ्रूट्स, दैट्स इट। बट व्हाई आर यू बाइंग 2 डोर्स एंड 3 डोर्स एंड 4 डोर्स रेफ्रिजरेटर? 4-4 दरवाजे का क्या करते हो? लोग आजकल फ्रिज में ही अपना घर कमरा बनाने पे तुले हुए हैं और फिर उसमें वो अचार रख के खाते हैं। तो मुझे लगता है कितना बड़ा क्राइम है। अचार तो बाहर रखने के लिए बना है, पर अब चूंकि फ्रिज बड़ा रख लिया है तो उसको भरना है तो अचार रख दिया। प्लीज डोंट डू दैट। एसी का उपयोग करना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, पर करना ही पड़े तो मिनिमाइज करो। कैसे मिनिमाइज करेंगे? बड़ा बड़ा बेडरूम मत बनाओ। एसी क्या करता है बताओ? एसी छत को ठंडा करेगा, दीवालों को भी ठंडा करेगा, फर्नीचर को करेगा, है ना? फिर आखिरी में जाके छोटा सा शरीर होता है इंसान का, 6 फीट बाय 2 फीट, उसको ठंडा करता एंड पता है इसीलिए लाइक डॉक्टर अंजन ने बात बोली थी कि पर्सनलाइज्ड कूलिंग सॉल्यूशंस पे अगर एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा वे आउट हो सकता हो है। सकता है। सो मिनिमाइज करो, 1/3 मिनिमाइज कर दो। 1/3 आपने अवॉइड कर दी एनर्जी की जरूरत, 1/3 मिनिमाइज कर दी, बचा कितना? ओनली 1/3। तो जब आपको 1/3 ही जनरेट करना है तो आपको नेट मीटरिंग क्यों चाहिए? आपको 1/3 ही जनरेट करना है तो सब्सिडी क्यों चाहिए? सरकार की पॉलिसी क्यों चाहिए? सरकारी क्यों चाहिए? कैंट वी बाय आवरसेल्फ? एंड जब ऐसा करेंगे तभी बहुत वाइड स्केल पे सोलर को अडॉप्ट कर पाएंगे, तभी इतना फास्ट चेंज हो रहा क्लाइमेट में उसको ठीक कर पाएंगे। इसलिए जो एएमजी फार्मूला है, 1/3 1/3 1/3, अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट ओनली 1/3 लोकली वेर एवर यू आर। एंड आई कीप सेइंग यदि आपने एएमजी नियम का पालन नहीं किया तो आपको बोलना पड़ेगा ओएमजी, ओ माय गॉड सोलर महंगा है, ओ माय गॉड छत पे जगह नहीं, ओ माय गॉड पॉलिसी नहीं, सब्सिडी नहीं। मुझे लगता है ये सबसे आगे हटके सबको सोलर अपनाना पड़ेगा एएमजी नियम करके, तब जाके सही में एनर्जी स्वराज हो।
तब जाके एनर्जी में आत्मनिर्भरता होगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि देश भारत को यदि आत्मनिर्भर बनना है तो एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और एनर्जी में आत्मनिर्भर बनने के लिए मेरे हिसाब से सबको एनर्जी स्वराज अपनाना पड़ेगा। और सबको मतलब कौन? सिर्फ भारत देश के लोग नहीं, चाहे अमेरिकन हो और अफ्रीकन हो, सबकी यही प्रॉब्लम है। एनर्जी इंडिपेंडेंस आज के आधुनिक स्ट्रेस्ड वर्ल्ड में बहुत पावरफुल टूल है। नहीं तो हमने देखा जब यूक्रेन में वार हुआ तो यूरोप की हालत खराब हुई। जब श्रीलंका के पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया तो उनकी हालत खराब हुई, पाकिस्तान की हालत। तो कोई भी देश जो एनर्जी में दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है, वो कभी भी पावरफुल नहीं हो सकता। सो एनर्जी में इंडिपेंडेंस, एनर्जी में स्वराज, एनर्जी में आत्मनिर्भरता इज़ अ वेरी, वेरी पावरफुल टूल दैट एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी स्टेट, एवरी गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स एनर्जी इंडिपेंडेंस, टुवर्ड्स adoption of energy swaraj. And definitely, like towards the end of it, because I have been speaking with a lot of these scientists who have been working on these, like the way they are making India energy independent, they're actually, empowering the farmers. वो farmers को अन्नदाता से ऊर्जादाता भी बना रहे हैं। And जो आपने मॉडल बोला locally बनाना, and then उन्हीं के fields पे वो energy वो use कर रहे हैं। So definitely I echo with it. And thank you for being here. Thank you अपना experience share करने के लिए, and all the best. एनर्जी स्वराज यात्रा होपफुली जो आप चाह रहे हैं वो हम सब अचीव करेंगे। Yes, thank you very much, and I hope people who are listening to this would understand the डेफिनिटली। urgency of doing things, and the need of being energy independent. That is the strength and the power. That is where India can be Atmanirbhar, and that is where India can actually lead the world, because the Indian way of living has always been like this. We have always worshipped our nature. We always worship the sun. We always worship the rivers and forest and everything. We have to come back to that. It is the alignment with the nature that will help us to sustain life. But the manner we are fighting against the nature, nature is very powerful. You'll just, it will throw you out in a moment. You will not even realize it. So let us come to the center of our existence. Let us adopt to the sun and solar energy, and let us live happily, independently. So thank you very much, Shweta. It was a pleasure talking to you. Thank you.